ओके। आंखें बंद, हथेली आसमान की तरफ। Sit in Sukhasana or any position you are sitting. Be comfortable and take a deep breath. Hold on for 3, 2, 1, and exhale. Another deep breath. 3, 2, 1, and exhale. Now the last time. 3, 2, 1, and exhale. आंखें बंदी रखिए। धीरे 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 श्वास लीजिए और एक लंबे गहरे श्वास के साथ ओम का उच्चारण कीजिए उसे छोड़ते हुए। ओम। अपनी आंखों को बंद ही रखिए और हाथों को फोल्ड करके गणपति की आराधना करेंगे। हमारे इष्ट देव, माता पिता और गुरु का आशीर्वाद हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए लेंगे। अपने मन में उनका स्मरण कीजिए। अब दोनों हाथों को रब करके आंखों से हल्के हल्के फेरिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। मैं अपने गुरु का स्मरण करते हुए जो भी मैं आपको शेयर करूंगी वो नॉलेज उनके चरणों में समर्पित करती हूँ और इस क्लास में जो भी गलती होगी उसका मैं स्वीकार करती हूँ। गौतम जी, अगर पॉसिबल है तो कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज। तो कल की रिकॉर्डिंग विशाल जी और गौतम जी ने देखी? हाँ मैडम, देखी। अच्छा, देखिए। कल हमने 15 सूत्र ले लिए और उसके कुछ हमने जो है आपको समझाए। जैसे ही सूत्र कंप्लीट होंगे ना, फिर हम ड्रॉ करेंगे 45 देवता और फिर उन देवताओं पे ओके। हम मार्किंग करेंगे। उसके लिए मुझे अभी आपके पास टाइम है तो अपने अपने घर का फ्लोर प्लान आप रेडी रख सकते हैं, जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अपने ही घर का समझ में आ जाए। ठीक है। कल का जो आपने रिकॉर्डिंग देखा उससे रिलेटेड कुछ सवाल या कुछ? ये जो मैम रेमेडी करते हैं वो टॉयलेट की, वो टॉयलेट के बाहर होगी अंदर होगी ऐसे? अंदर होगी। अच्छा। हाँ, टॉयलेट के अंदर होगी। जो भी टॉयलेट का सीट है आपका उसके आसपास होगी, या तो उसके सामने या वहां पे उस पद में। ओके। हाँ। अब हम जो 16 सूत्र है, 16वां सूत्र, उसे देखते हैं। सूत्र का मतलब क्या है? सिद्धांत। जैसे हम मैथ्स में सिद्धांत से सीखते हैं ना, उसी प्रकार से वास्तु भी हम सिद्धांतों से सीखेंगे। इफ देर इज अ हिल इन द ईस्ट, एज देर इज अ हेजिटेशन ऑफ लाइफ इन सच अ हाउस, premature death, accidents may occur in such houses. So, such houses should be avoided without taking a poison test. तो अगर किसी के घर के ईस्ट डायरेक्शन में कोई छोटा सा माउंटेन है या हिल है, तो वहां पे प्री मेच्योर डेथ होने के चांसेस बढ़ते हैं या एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ऐसे समय हमें सबसे पहले क्या करना है कि ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे बहुत बड़ा दोष आया हुआ है, हिल है तो उस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य का पोजीशन कैसा है ये हमें देखना है। हम किसी को एकदम से जाके नहीं बोल सकते कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर उनकी दशा है तो वो बोलेंगे हम तो यहाँ आके 5-6 साल हो गए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, होना है तो अब तक होना चाहिए था। तो आपको वो टाइमिंग बताना आना बहुत जरूरी है कि इंसिडेंट कब हो सकता है। इसके लिए आप उनके सूर्य की पोजीशन देखेंगे और करंट प्लैनेट की महादशा देखेंगे और उसके अनुसार फिर हम उनको गाइडेंस देंगे कि उस घर का उन्होंने त्याग करना है या वहां पे रेमेडी करनी है।
अब ईस्ट में जब दोष आता है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो 1 से 5 साल के बच्चे हैं, बॉयज, मेल कैंडिडेट ऑफ दैट हाउस, उस घर में बच्चे हैं क्या, संतान है क्या, ये देखना है, क्योंकि प्रॉब्लम उनको आ सकती है। और दूसरी चीज है पूरे फैमिली का हेल्थ। ये दोनों चीजों पे हमें ध्यान देना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, जब ईस्ट डायरेक्शन का संपर्क आता है तो सूर्य को ज्योतिष और वास्तु में जो है वो गवर्नमेंट से भी कनेक्ट किया जाता है, नेम और फेम और अथॉरिटी। तो अगर इसमें प्रॉब्लम है और व्यक्ति पॉलिटिक्स में एक्टिव है या किसी गवर्नमेंट जॉब में है, तो उन पे आने वाला संकट जो है वो जल्दी और ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि उनका प्रोफेशन उस चीज से, उस प्लेनेट से जुड़ा है। ऐसे समय अगर उनकी शुभ ग्रह की दशा नहीं है तो वो किसी स्कैंडल में फंस सकते हैं, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम जो है आ सकता है, या उनका एक्सीडेंट हो सकता है, या पे उनके किसी प्रकार का हमला भी हो सकता है। ये सारी जो बातें हैं इसकी संभावना हमें देखनी है। अब मुझे सबसे पहले आपको एक बात बतानी है कि जब भी हम यूट्यूब वास्तु देखते हैं तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो है वो स्टेटमेंट करते हैं कि अगर ऐसा है सूत्र, तो इसका 100% परिणाम ऐसे ही आएगा, इस व्यक्ति के साथ यही चीज होगी। ये मैं लिख के देता हूं, ऐसा दावा करने वाले बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है। हमें जो है, हमें ये जो कमांड है ये अपने हाथों में नहीं लेनी है। तो आप जब अपने क्लाइंट को गाइड करोगे तो आप उनको क्या कहेंगी कि ऐसा होने की संभावना है। क्यों? सूत्र के अनुसार 100% होना चाहिए, फिर हम ऐसा स्टेटमेंट क्यों करेंगे? क्योंकि हमेशा हम जब कार्मिक अकाउंट से डील करते हैं, मनुष्य जन्म में किसी भी प्रकार के कार्मिक अकाउंट से डील करते समय हमारा कर्म और जिस क्लाइंट को हम हील कर रहे हैं उसका कर्म जुड़ा हुआ होता है। एंड देर इज ऑलवेज 1% टीनी टाइनी पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी चेंज बाय गॉड्स ग्रेस। हम 100% सब कुछ नहीं कर सकते हैं। वास्तु भी आपको 70 to 80% तक रिजल्ट दे सकता है, आपको 100% रिजल्ट नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमारा जन्म ही हुआ है हमारे कर्मों को चुकाने के लिए। जब हमें कर्म चुकाने हैं तो हमें इतनी ज्यादा फ्री विल नहीं मिलती कि हम एकदम इंद्र की तरह पृथ्वी पे आके राज करेंगे। तो हमारा जो कार्मिक अकाउंट है, इसलिए हमें वो ऑथोराइजेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। हमें दो स्टेटमेंट हमेशा याद रखने हैं कि ऐसा होने की संभावना इस घर में है, ऐसा आपके साथ हो सकता है, तो आप कोशिश कीजिए कि रेमेडी कीजिए या घर छोड़िए। दूसरी बात है, जब भी आप किसी के घर में रेमेडी करोगे या उनको गाइडेंस देंगे, देन यू विल से आई हैव डन माई जॉब 100%। Results, it depend on your karma and our efforts. So you have to give them assurance कि आपने अपने efforts 100% डाले हैं। You are not liable to give the assurance कि 100% रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसमें उनके कर्म भी जुड़े हुए हैं। आप इसको साइंस से, बहुत मेडिकल साइंस से इसको आप बहुत बार जोड़ सकते हैं कि कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बोलता है कि एकदम कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है तो सक्सेसफुल होगी। वो क्या बोलते हैं, हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। Because we always believe that that 1% power is always with God, who can change anything anytime, even a destiny plan. भगवान या गुरु, ये दो व्यक्ति हमारे जीवन की घटनाओं को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। अब गुरु कैसे सामर्थ्य रखते हैं? अब कलयुग में इसीलिए कहा जाता है कि गुरु होना जरूरी है। हमारे जीवन में गुरु का मार्गदर्शन होना जरूरी है। तो गुरु का मार्गदर्शन क्यों चाहिए? अगर हम कार्मिक सिद्धांत को देखते हैं तो आप समझोगे कि जब तक आप अपने कर्म को चुकाओगे नहीं, तब तक आपको उससे मुक्ति नहीं है। क्योंकि वी कैनॉट डिस्ट्रॉय कर्मा, वी कैनॉट डिस्ट्रॉय एनर्जीज, वी कैन एक्सचेंज इट, वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ इट। एनर्जी का स्वरूप हम बदल सकते हैं, हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसी प्रकार से किसी भी प्रकार का जो कर्म है उसे भोग कर या चुका कर ही नष्ट किया जा सकता है, उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो कोई मान लीजिए XYZ कर्म लेके व्यक्ति ने जन्म लिया है, लेकिन अब उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो फिर ऐसे समय जो गुरु है वो हमारी सहायता करते हैं। वो कैसे करते हैं? गुरु मतलब क्या कि जो ईश्वर और हमारे बीच में जो कनेक्टिविटी का कार्य करते हैं वो। तो हमारे कर्म जो है वो हमारे गुरु चुकाते हैं।
उनको हमारे कर्म भोगने पड़ते हैं, तब हमें रिजल्ट आता है। अगर आपने, मैं आपको एग्जांपल दूंगी, मेहर बाबा या साईं बाबा, इनके बारे में पढ़ा होगा, या स्वामी समर्थ, किसी भी प्रकार के कौन से भी गुरु जो मनुष्य अवतार में जिन्होंने जन्म लिया है, अगर आप उनका चरित्र पढ़ोगे तो उनका जीवन जो था वो अतिशय सामान्य था। भिक्षा मांगकर वो जीते थे और बहुत सारी डिफिकल्टी थी। इतना पावर होने के बाद वो ऐसा जीवन क्यों जीते थे? क्योंकि वो जितने लोगों को हील करते थे उतने लोगों का कर्म उन्हें चुकाना पड़ता था। अगर आपने साई चरित्र पढ़ा होगा तो मैं आपको एक थोड़ी सी घटना उसकी बताती हूँ कि उसमें जो है एक ऐसा इंसिडेंट दिखाया है कि एक लेडी जो है वो अपने छोटे बच्चे को गोद में लेके काम कर रही है। जो पुराने जमाने में वो उसे ये बोलते हैं ना, फायर से रिलेटेड काम होता था, कि लोहे के औजार बनाने का काम। तो वो कर रही थी, वहां पे कोयला जल रहा था और वो अपने बच्चे के साथ काम कर रही थी। लेकिन वो साई भक्त थी, तो वो अपना काम करते समय साईं बाबा का नामस्मरण कर रही थी। उसी समय उसका बेबी उसके पास से गिर गया और उसका हाथ अग्नि में गया। तो उसने बहुत घबरा के बच्चे को उठाया, बट बाय गॉड्स ग्रेस उस बच्चे को कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जब वो दूसरे दिन साईं बाबा से मिलने गई कि आपकी वजह से मेरा बेटा बचा, क्योंकि मैं आपका नामस्मरण कर रही थी, तब उसने देखा कि साईं बाबा का हाथ जला हुआ था। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने उस बच्चे को बचाने के लिए वो कर्म अपने ऊपर लिया। तो इतनी पीड़ा गुरु को लेनी पड़ती है, तब जाके हमारे कर्म नष्ट होते हैं, क्योंकि वो उसे भोगते हैं। अब इस बात को अगर आप देखेंगे तो मेहर बाबा का भी मैं आपको, आई आई विल सजेस्ट यू, साउंड्स ऑफ साइलेंस करके एक बुक है, वो आप जरूर पढ़िए। आपने सुना है इसके बारे में गौतम जी, साउंड्स ऑफ साइलेंस? ये आपको कार्मिक सिद्धांत और सोल लेवल के ऊपर बहुत अच्छा गाइडेंस देगा, जो हमें वास्तु में भी बहुत हेल्प करता है। नहीं, अ, मैंने नहीं सुना। अच्छा, तो इंडिया के हमारे जो हॉकी प्लेयर हैं, आपको पता होगा, पेसी श्रॉफ वाज वेरी फेमस, नाउ ही इज ओल्ड। पेसी श्रॉफ दे थे, वो इंटरनेशनल लेवल पे हॉकी प्लेयर थे। तो उनके जो वाइफ का ब्रदर है कार्ल्स, उसकी लाइफ पे ये बुक है। वो 16-17 एज में उसका देहांत हो गया था, तब उसकी सोल जर्नी और फिर उसे साईं बाबा ने और मेहर बाबा ने कैसे हेल्प की ऑन द सोल लेवल, इसके ऊपर वो बुक है। तो वो बुक हमें ना कार्मिक सिद्धांत बहुत अच्छे से समझाता है कि मृत्यु के पश्चात भी हमें हमारे कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसा नहीं होता है कि हम मर गए मतलब वो कर्म खत्म हो गए। नया जन्म हमारा वहीं से शुरू होता है जहां हमारे कर्म बाकी थे। नया जन्म तो बाद की बात है। जिस घटना के कारण हमारी मृत्यु हो गई थी, उस घटना की वेदनाओं को लेके उस सोल को वो पीड़ा हमेशा झेलनी पड़ती है, जब तक उसे नया जन्म नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का अगर जल के मृत्यु हो गई है तो उसकी बॉडी तो छूट गई, लेकिन सोल को उस पेन के साथ रहना पड़ता है, उस दाह के साथ रहना पड़ता है। तो ऐसे लेवल पे, सोल लेवल पे जब उनको मदद चाहिए, तो जितने भी गुरु है जिन्होंने समाधि ली है, जिनका अग्नि संस्कार नहीं हुआ है, वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए हम वास्तु में या ज्योतिष में जो है, वो कितना भी मॉडर्न साइंस या उसके प्रूफ या लॉजिक लगाए, हमें फिर भी ये मानना होता है कि देर इज सम एनर्जी हु कंट्रोल्स एवरीथिंग एंड हु कैन चेंज एनीथिंग एनी टाइम एज पर देयर विश और आवर कार्मिक अकाउंट। इसीलिए कलयुग में गुरु का होना बहुत जरूरी है। नाउ व्हेन यू सी कि स्पिरिचुअल लेवल पे हमारे गुरु है, उन्होंने हमारे कर्म काटने के बाद हमारा जीवन सुखी होता है, देन यू टेल मी कि जितने भी गुरु आपके आसपास अभी है, उनमें से कोई भी उसके लिए कैपेबल है जो आपके कर्म चुकाएगा? मुझे यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं लेना है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी, दे आर बिजनेस स्पिरिचुअल गुरुज। दे आर नॉट गुरुज हु विल टेक आवर कर्मा अहेड। गुरु को उस प्रोसेस से जाना पड़ता है, तो तब जाके होता है। और बहुत सारे गुरु है, देर इज नॉट वन, देर आर थाउजेंड्स ऑफ देम, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो। लेकिन जो सच में एकदम संन्यासावस्था में रहता है और एकदम ये करता है, वो ही गुरु आपके कर्म ले सकता है, क्योंकि उसे अपने कर्म जो है वो बनाने नहीं है, उसे भोग विलास नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए जीवन में। तो ये पॉसिबिलिटी कम हो गई। मतलब क्या हो गया, हमें अभी अपने कर्म खुद चुकाने के ऊपर ज्यादा कर्म करना है। अब जब हमें वैसा गुरु मिलने की संभावना कम होती है, देर आर सम लकी पीपल कि उनको कलयुग में भी अच्छा गुरु मिल जाता है।
लेकिन गुरु मिलना मतलब क्या है कि हमारी उसके साथ कनेक्टिविटी भी तो होनी चाहिए ना, तब जाके वो होगा। तो मतलब हमारा जो दायित्व है, तो अपने कर्म खुद चुकाने का आता है। जब पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आती है, तब ज्योतिष और वास्तु के बदलाव हमारा हेल्प करते हैं। तो उस किस प्रकार से वो करते हैं, वो हम इस सूत्रों से देख रहे हैं। तो अभी हमने देखा है कि ईस्ट डायरेक्शन में अगर दोष है, तो सूर्य से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, नेम फेम है, हेल्थ है, राइजिंग सन है, तो घर का जो पुत्र है, इन सबको प्रॉब्लम आएगी। तो इन घटनाओं को टालने के लिए अगर आपके घर के बाहर माउंटेन है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप माउंटेन हटाओगे। तो पहला उपाय, अगर सूर्य कुंडली का खराब है तो घर बदलना। और अगर आपका सूर्य उतना खराब नहीं है और पाप ग्रह की दशा नहीं है, देन यू कैन गो अहेड एंड डू द रेमेडीज फॉर ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, नाउ वी विल सी हाउ वी कैन करेक्ट इट। If there is a hill in the east, especially the government officials such as structures will make them sack or jail at least once. Due to the loss of east and the more flow of the west, in such buildings, the secret enemy will suffer as above. अब जब ईस्ट में दोष है और वेस्ट में भी स्लोप आता है, मतलब वेस्ट हाइपर एक्टिव हो गई। वेस्ट का स्वामी यानी पश्चिम दिशा का स्वामी कौन है? शनि है। तो शनि तो हमारे कर्मों का फल देने के लिए ही बैठा है, मतलब उस व्यक्ति को जेल यात्रा जरूर होगी। इसीलिए आप देखोगे कि कौन सी भी कंट्री में, हमारी क्या, कौन सी भी कंट्री में जहां पॉलिटिक्स आता है, वहां पे फ्रॉड आता है, वहां पे झोलझाल आते हैं, स्कैम्स आते हैं, वहां पे जेल भी इन लोगों को बहुत बार हो जाती है, क्योंकि उनका सूर्य उस प्रकार से उस समय अगर नहीं है, तो वो उनको ट्रबल करता है। इसलिए अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है जो पॉलिटिक्स में एक्टिव है, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी से उनकी क्या देखनी है? ईस्ट डायरेक्शन। अगर उनकी ईस्ट स्ट्रांग है, तब जाके साउथ से आने वाला ब्लैक मनी जो है वो डाइजेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि इन लोगों के पास जो मनी आता है वो ब्लैक का ही ज्यादा आता है। नाउ बीइंग अ एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, वी आर नॉट हियर टू जज देम बेस्ड ऑन देयर इनकम सोर्स, वी आर हियर टू गाइड देम। हमारे लिए हर क्लाइंट सिर्फ क्लाइंट होना चाहिए। वो ना तो सेलिब्रिटी होगा, ना पॉलिटिशियन होगा, ना वो बुरा है ना अच्छा है, वो सिर्फ क्लाइंट है। वो हमारे पास मदद के लिए आया है, और एथिकल लेवल पे अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए उसकी जितनी हेल्प हो सके उतनी करनी है, इतना ही हमारा दायित्व है। तो जब भी आपके पास पॉलिटिक्स से जुड़ा कोई क्लाइंट आएगा, गवर्नमेंट ऑफिसर आएगा, या आर्मी या पुलिस से रिलेटेड आएगा, वेरी फर्स्ट थिंग यू डू इज चेक देयर हाउस ईस्ट डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन, और उनकी कुंडली का सूर्य कैसे आप मजबूत कर सकते हैं उस पे आप फोकस करेंगे। उसके बाद हम जो है वो घर में चेंजेस करेंगे। इफ देर इज अ वेल और बोरवेल इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इट इज डायग्नोस्ड एज अ चाइल्ड लॉस इन ट्रेडिशनल साइंस, ऑफन चाइल्डलेस इन सच सिचुएशन। तो मोस्टली अगर ईस्ट में या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वेल है या बोरवेल है, मतलब क्या है? वैक्यूम है। वैक्यूम है मतलब क्या हो गया कि अर्थ एलिमेंट पूरा वहां से नष्ट हो गया, क्योंकि वहां पे एयर एलिमेंट इतना ज्यादा एक्टिव हो गया, तो वहां की अर्थ पूरी वीक हो गई। अब वहां की अर्थ वीक हो गई और एयर एक्टिव हो गई, मतलब क्या होता है? अग्नि जो है वो भड़क जाता है। एयर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट साथ में आने के कारण अग्नि जब भड़कता है, तो उस घर में क्या होता है? संतान हानि होने के योग बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने कल के क्लास में देखा था, साउथ ईस्ट इज कनेक्ट टू Venus and Mars, and again today ईस्ट डायरेक्शन इज सन। ये सारी चीजें किससे कनेक्ट होती है? घर के पुत्र से या संतान प्राप्ति से। इसलिए इस डायरेक्शन में अगर दोष है, तो वो डेफिनेटली उस घर के चाइल्ड को सफर करवाएगा। कूप विधि and Kupavidhi mantras should be taken from the priest at the night time, at the right time, for the following jinnas means vastue should be left in the well, रिमेम्बरिंग लॉर्ड महादेव। मतलब हमें क्या करना है कि जो चिद वस्तु हम कहते हैं, जिन्नस मतलब जो चिद वस्तु है, जैसे कि सुपारी है, हल्दी की गांठ है, चावल है, अक्षत है, सैंडलवुड पाउडर है, क्रिस्टल्स है, और नदी के पेबल्स है, ये, और 5 नदियों का पानी है, ये सारी चीजें जो है इनको लेके कूप विधि नामक एक विधि होता है, वो किया जाता है। वो विधि, उसका मंत्रोच्चार जो है वो पुरोहित या ब्राह्मण द्वारा ही होना चाहिए। ये एक और बात मुझे आपको बतानी है
कि हम वास्तु कंसल्टेंट है, दैट मीन्स वी आर अलाउड टू गिव गाइडेंस, वी आर नॉट अलाउड टू डू चैंटिंग ऑफ मंत्रास अंटिल एंड अनलेस वी आर ब्राह्मण। तो हमें हमारी जो भी पूजा और रिचुअल है, हमें मंत्र पता भी है, तो भी उसका उच्चारण जो है हमें किसी पंडित जी को बुला के उनसे ही करवाना है। ऐसा क्यों? वॉट लॉजिक इज बिहाइंड दैट? हमें तो सब कुछ पता है, हम ही गुरु जी को बताएंगे, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं until and unless we are पंडित और ब्राह्मण? Ma'am, I think it is because they are following all the rituals properly, and when they do it, it has a better energy than what we do because we आगे पीछे अपन नॉनवेज भी खा लेते हैं and things like that. I feel that could be the reason because they are more pious, they are godly people. यस, सो द एनर्जीज, एक बात आपने अच्छी कही कि नॉनवेज हम खाते हैं, तो वेज डाइट होना, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है हमारा जब जन्म होता है ना, तो उस समय हमारे कर्म जो है उसके साथ साथ हमारे एंसेस्टर्स जो है ना, उनके कर्म भी हमसे जुड़ जाते हैं। तो अगर हमारे एंसेस्टर क्षत्रिय थे तो हमसे उनका कर्म जुड़ जाता है, मतलब हमारे अंदर नैसर्गिक स्वभाव से जन्मतः तामसिक गुण आ जाते हैं। जब हमारे अंदर तामसिक गुण है या कोई वैश्य परंपरा का है तो व्यवहारिक गुण है, तो उस व्यक्ति की पूजा अर्चना उतनी सफल नहीं होगी जितनी एक ब्राह्मण की होगी, क्योंकि उनके अंदर जन्म से ही सात्विक गुण जो है वो पीढ़ियों से आए हुए हैं। दैट इज द जिन्स एंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मंत्रास, बिकॉज दे हैव द अर्ली एक्सेस एंड रेगुलर प्रैक्टिस, तो उनके द्वारा होने वाला प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। तीसरी बात है कि मान लिया कि आजकल हर कोई नॉनवेज खाता है, इवन ब्राह्मण्स आर, सम ऑफ देम आर ईटिंग, बट उनके जो रेगुलर प्रैक्टिसेस है, रिचुअल्स है जो वो करते हैं, उस लेवल पे हम नहीं कर सकते। एंड मेन इज ऑन द सोल लेवल, वी हैव टेकन बर्थ इन द पर्टिकुलर फैमिली, तो हमारी जीन्स की जो क्षमता है वो तामसिक है, कौन सी वृत्ति है, वो सारी चीजें जरूरी है। जैसे किसी ब्राह्मण को आप युद्ध के लिए नहीं भेज सकते हो क्योंकि उतना करेज उसमें नहीं आएगा, उसी प्रकार से क्षत्रिय से पूजा करवाई तो उतनी साधना उसमें नहीं आएगी, कॉन्सेंट्रेशन आएगा, पावर आएगी, लेकिन सरेंडरनेस नहीं आएगा, क्योंकि सरेंडरनेस आ गया तो उसका एटीट्यूड ही नहीं रहा तो युद्ध कैसे जीतेगा? तो हर किसी को जो काम या जिम्मेदारी दी गई है उसी प्रकार से वह काम उस व्यक्ति ने करना चाहिए। उसी प्रकार से हमें नॉलेज है, हम यही नॉलेज उसे गाइड करके उससे कूप विधि जो है उसके मंत्रोपचार करवाएंगे, वो ब्राह्मण को भी पता होते हैं। और चिद वस्तुएं जो है ये पैक करके नदी में, सॉरी, जो बोरवेल है उसमें या वेल में उनको अर्पित करेंगे, और उसके बाद उसको ऊपर से पूरा कवर करेंगे। अगर आपको पॉसिबल है, क्लाइंट का बजट है और उनको पॉसिबल है, तो आप उसको पूरा मतलब कंक्रीट से वगैरह भर के बंद ही कर सकते हैं पूरा। अगर उनको वो वेल चाहिए, उन्हें बंद नहीं करना है, तो कूप विधि करके क्षमा मांग के ऊपर से उसको पूरा क्लोज किया जा सकता है, एक छोटा सा ओपनिंग रख के। इसलिए हमें क्या करना है कि कूप विधि जो है वो करना है। उसके लिए जो चीजें मैंने आपको बताई वो कौन सी है कि 9 सुपारी, 9 बीटल नट्स, एक हल्दी की गांठ, 9 प्रकार के धान्य, 5 टाइप के अलग अलग फ्रेग्रेंस या परफ्यूम, ये आपको मिल जाएगा नोट्स में। इसमें थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक क्योंकि वो ट्रांसलेट हुआ था उस समय हुए हैं, आई विल करेक्ट दैट एंड सेंड द अनदर कॉपी। और 5 नदियों की जो सॉइल है वो सॉइल, 5 नदियों की क्यों लेनी है? क्योंकि नदी के जो पत्थर होते हैं उसके अंदर अर्थ एलिमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बिकॉज फ्लोइंग वाटर होता है ना, तो उसका घर्षण होके उस पत्थर में जो है वो एक कंप्रेस प्रकार से अर्थ एलिमेंट आता है, जो उस कुपविधि में अर्थ एलिमेंट को बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से हमें वो लेना है। 5 प्रकार के फ्लावर्स लेने हैं, 7 प्रकार के लीव्स, गंगा जल, और 11 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष, ये सब लेके उसे हमें उस वेल को अर्पित करना है, और उसके बाद कुपविधि का मंत्र करके उसे बंद कर देना है। नाउ 20, when there is a growth in the east direction, it creates defects like southeast and northeast cuts. So even if it is an auspicious direction, the growth in that direction should be considered as a bad. The growth means what? Cuts and extensions.
मॉडर्न वास्तु में कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कट आता है या टेरेस आता है एक्सटेंडेड, तो उसे अच्छा माना गया है। ईस्ट में आता है तो अच्छा माना गया है, क्योंकि वो शुभ दिशा है। पारंपरिक शास्त्र में घर का जो आकार है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर ही होना चाहिए। किसी भी दिशा में कट्स या एक्सटेंशन जो है वो दोष ही निर्माण करता है, क्योंकि वो तत्वों का इम्बैलेंस वहां पे बनाता है। मान लीजिए ईस्ट बहुत ऑस्पिशियस है, नॉर्थ ईस्ट ऑस्पिशियस है, लेकिन वहां अगर कट आता है तो वहां क्या हो गया, जो भी तत्व, जो भी एलिमेंट्स वहां पे है, नॉर्थ का और ईस्ट का, उनका इम्बैलेंस उस प्रॉपर्टी में हो जाता है। एक्सटेंशन भी आता है तो सेम प्रॉब्लम होती है। तो बेसिक रूल है, किसी भी दिशा में कट या एक्सटेंशन नहीं आना चाहिए। अब ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब आप जमीन पे घर बनवाओगे पुराने तरीके से। अब जब हम फ्लैट्स में रहते हैं, इवन बंगलो भी कोई बनाता है या बहुत बड़ा घर भी बनाते हैं, वी ट्राई टू मेक इट एज ब्यूटिफुल एज पॉसिबल। तो उस ब्यूटिफिकेशन के चक्कर में उसका शेप और सारी चीजें जो है वो चेंज हो जाती है। फिर हमें बाथरूम्स के लिए और उसके लिए डक्ट्स देने होते हैं, तो वो डक्ट्स में कट आ जाते हैं। फिर हमें टेरेस भी चाहिए, तो वो एक्सटेंशन आ जाता है। तो इस कारण क्या होता है कि उस घर का जो तत्व है वो पूरा बिगड़ जाता है और उस घर में दोष निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहला रूल है, किसी भी दिशा में कट या एक्सटेंशन नहीं आना चाहिए। आप देखिए, अगर नॉर्थ में भी आता है तो भी, टेरेस अगर आता है तो वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि वहां से ज्यादा सनलाइट आ रहा है, लेकिन वो उसका दोष भी देगा, क्योंकि वहां पे जड़त्व निर्माण हो गया। Okay, now we were on 20. If there is a southeast cut, southeast rise, or southeast terrace, the building suffers the defect of opposite space. In such situation, Agni, if weak, indicates fear, and if it is overpowered, it creates anger and crime. इस केस में आपको हमेशा दो लोगों का जो है, जिस तो दो दिशाओं में जब दोष आता है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि साउथ ईस्ट में कट है या एक्सटेंशन है, जो भी है, किसी भी दिशा में आप जब दोष आइडेंटिफाई करते हैं, उसके 180 डिग्री पे कौन सा दोष है ये आपको देखना बहुत जरूरी है। कभी भी आप एक दोष देख के उसको हील करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेट से बहुत बार आपको ऐसा अनुभव आएगा कि क्लाइंट आपके पास आएंगे और वो कहेंगे, मुझे पूरा वास्तु नहीं करना है, मुझे सिर्फ बाथरूम रेक्टिफाई करना है, या मुझे सिर्फ मेरे घर में कट है उतना, बाकी वास्तु ठीक है। मेरे घर का साउथ बंद है, ईस्ट में विंडो है, नॉर्थ में डोर है, तो मुझे पूरा वास्तु करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस साउथ ईस्ट में जो ओपनिंग है उसका रेमेडी आप दे दीजिए। सो वी आर नॉट सपोज टू गिव बेस ऑन हिज एनालाइज कि आपकी एक ही दिशा में प्रॉब्लम है तो आप वही देंगे। हमें पूरा एनालाइज क्यों करना है? क्योंकि जब आप एक दिशा में दोष आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करते हैं, तो वो आपकी जो रेमेडी है, वो आपने ध्यान रखना है कि 180 डिग्री पे जो दिशा आती है उसमें कहीं इम्बैलेंस ना क्रिएट करे। अगर उसमें इम्बैलेंस क्रिएट होता है, या तो बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि अपोजिट डायरेक्शंस में ही हमेशा दोष होता है, और जब ऐसा होता है तो उस दोष का जो परिणाम होता है वो बहुत ज्यादा डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दोष जो है वो 180 डिग्री पे ब्रह्म स्थान को छेद करके चला गया। तो ब्रह्म स्थान से एक सरल रूप में जब एनर्जी जाती है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो दोष है उसको वो डबल करती है। नाउ हाउ इट वर्क्स इज, हम अगर एनर्जी को देखते हैं तो एनर्जी कैसे फ्लो करती है, या तो स्ट्रेट लाइन में या सर्कुलर। सर्कुलर एनर्जी जब फ्लो करती है तब उसका जो क्लॉकवाइज प्रवाह है वो बहुत अच्छा होता है, और वो आपको एक पॉजिटिव एलिमेंट देता है। तो वो आपको क्या कर रहा है, इसीलिए हम मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान को प्रदक्षिणा करते हैं, पूरे मंदिर को हम क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब भी हम हैरी पॉटर का एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूँ, आपने हैरी पॉटर देखी होगी, तो उसमें आप देखते हो कि झाड़ू पे या कोई भी आप देखिए कि जैसे भूत का वगैरह कोई सीरियल आप देख रहे हो, यू सी कि एक सेकंड के लिए वो यहाँ पे था और जुप करके एकदम स्ट्रेट लाइन में कहीं और चला गया।
तो कोई भी निगेटिव एनर्जी जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, और कोई भी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मंडलाकार और सर्कुलाकार घूमती है। इसलिए हम प्रदक्षिणा करते हैं हमारे भवताल भी और भगवान के भवताल में भी। तो जो भी एनर्जी स्ट्रेट जाती है वो क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल बन जाती है। इसीलिए साउथ ईस्ट में दोष है, और वो एनर्जी फ्लो स्ट्रेट लाइन में नॉर्थ वेस्ट को जब एक्टिवेट करता है तो नॉर्थ वेस्ट का दोष भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अब वो क्लाइंट को नहीं पता होता है, तो क्या होता है कि क्लाइंट को वो पता नहीं है, इसीलिए आप उनके बोलने पे उनको रेमेडीज नहीं दोगे। यू विल से, आई विल चेक, आई विल एनालाइज द कंप्लीट प्रॉपर्टी एंड देन आई द गाइडेंस। अब ये गाइडेंस आपको कैसे देना है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है सिंक डायरेक्शंस एंड देन सोर्स डायरेक्शंस। नाउ व्हाट आर द सिंक डायरेक्शंस एंड व्हाट आर द सोर्स डायरेक्शंस? Ma'am, the source is east and north, and northeast and uh, the west and southeast. I mean, जो west और south का है वो सारे sink directions है. Yes. Now, what is the source direction and what is the sink direction? That we will try to understand. So, source direction means energy का source जहां से उत्पन्न होता है वो। तो सूर्य का उदय कहाँ से होता है, पूर्व दिशा से होता है। इसलिए पूर्व दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन सोर्स डायरेक्शन हो गई। और सूर्य का अस्त कहाँ पे होता है, पश्चिम दिशा में होता है। तो वो क्या हो गई, सिंक डायरेक्शन। सिंक मतलब जो भी एनर्जी वहां पे है उसको एब्जॉर्ब करना। तो पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब पूर्व की कहाँ पे होती है, पश्चिम में होती है। और नॉर्थ में जो ऊर्जा है उसका पूरा सिंक्रोनाइजेशन साउथ में होता है। मतलब अगर आपके घर में अर्थ एलिमेंट वीक है, या आपका साउथ या वेस्ट डायरेक्शन जो है उसमें दोष है, और आप नॉर्थ में रेक्टिफिकेशन किए जा रहे हैं, तो उस क्लाइंट को रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जितना भी पॉजिटिव एनर्जी घर में आ रही है उतनी सारी सिंक हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो उस घर के व्यक्तियों को उसको लाभ नहीं मिल रहा है। तो किसी भी घर में जब भी आपको रेमेडी करनी है तो आपको पता है कि नॉर्थ में प्रॉब्लम है, आपको पता है इसमें प्रॉब्लम है, बट डू नॉट गो एंड ट्राई टू टच दैट। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंक डायरेक्शन को कंट्रोल में लाना है। तो वास्तु का नियम है कि आपको जब भी कोई रेमेडी शुरू करनी है, चाहे किसी भी दिशा में दोष हो, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से क्लॉकवाइज आप स्टार्ट करोगे। पहले हमें अग्नि को कंट्रोल करना है, तब जाके वो कार्य पूर्ण होगा। तो आपको करना क्या है, साउथ ईस्ट में हवन करना है, या साउथ ईस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले उसका सोल्यूशन देना है, एंड देन क्लॉकवाइज बाकी डायरेक्शंस में जो है वो आप सोल्यूशन दोगे। इसको अगर हमें अच्छे से समझना है तो हम देख सकते हैं कि जैसे छलनी, स्ट्रेनर हम बोलते हैं, उसमें हम पानी भरने की कोशिश करेंगे, तो आप ऊपर से कितना भी भरते जाए नीचे से वो बह जाएगा, तो वो कभी भर ही नहीं पाएगा। उसी प्रकार से सोर्स डायरेक्शन से आप कितनी भी पॉजिटिविटी लाए, अगर आपके यहाँ पे सिंक डायरेक्शन सॉलिड या क्लोज नहीं है तो उस घर को उसका कुछ भी लाभ नहीं होगा। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है कि सिंक डायरेक्शन जो कि है साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट, इनको कंट्रोल में लाना है। जब आप इनको कंट्रोल में लाओगे तो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी वहां पे जो थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी थी वो स्टोर होने लगी। मतलब बिना नॉर्थ या ईस्ट में रेमेडी किए जो पहले से था उसका लाभ भी उस व्यक्ति को होने लगा। तो इसलिए करना क्या है कि पहले वो होल्स बंद करने हैं स्ट्रेनर के। जैसे वो बंद हो गए उनको रिजल्ट आएगा, और उसके बाद जब आप नॉर्थ को एक्टिवेट करोगे तो और भी ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा। सो ऑलवेज फॉलो द सीक्वेंस व्हेन यू डू द रेमेडीज। कोई भी रेमेडी साउथ ईस्ट से ही शुरू होती है। तो अगर मान लीजिए कि साउथ ईस्ट में दोष नहीं, तो भी आपको फिर साउथ ईस्ट में फायर एक्टिव करना है, हवन करना है, और उसके बाद क्लॉकवाइज जिस भी दिशा में दोष है उसे आपको टच करना है, और फिर उसे आप जो है वो करेक्ट करोगे। तो ईस्ट में हो या नॉर्थ में हो, सिंक डायरेक्शंस फर्स्ट इन कंट्रोल, बैलेंस द तत्व एंड देन गो हेड। अब सिंक डायरेक्शन को कंट्रोल करना है मतलब क्या करना है, विशाल जी आप बताएंगे, हाउ वी विल रेक्टिफाई द सिंक डायरेक्शंस? एनीबडी कैन, गौतम जी आप भी बता सकते हैं।
तो हमें क्या करना है, तत्वों को समझना है। सिंक डायरेक्शन के तत्व कौन से आते हैं? अर्थ एलिमेंट ज्यादा स्ट्रांग वहां होना चाहिए, तो वहां का अर्थ एलिमेंट हमें बढ़ाना है। मतलब ये दिशाएं बंद होनी चाहिए। हेवी फर्नीचर जो भी घर में है वो सारा उस दिशाओं में होना चाहिए। डार्कनेस वहां नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ही सही लाइट होना चाहिए। बहुत बार आप देखो स्टोर रूम हमेशा बंद रहता है, उसमें हमेशा अंधेरा रहता है। जहां डार्कनेस है और जहां क्लीनलीनेस नहीं है वहां पे राहु एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि वो दिशा हेवी है, बंद है, बट वेल लिट है। वहां पे लाइट होना चाहिए, एटलीस्ट दिन में कुछ समय के लिए आप वहां पे लाइट लगाओगे। जब आप वहां पे, इनफैक्ट पारंपरिक शास्त्र में कहा जाता है कि साउथ साइड में आपका डबल ब्रिक का वॉल होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर वॉल होना चाहिए, टॉलर वॉल होना चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन जो है वो शनि से यानी वैराग्य से जुड़ी हुई है, परेशानियों से जुड़ी हुई है, तो वो बंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैवाहिक सुख जो है वो वहां से आता है। तो जिनके भी घर में वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, वहां क्या हो जाता है कि हस्बैंड वाइफ में या कपल्स में मतभेद बहुत ज्यादा होने लगते हैं, उनका तालमेल नहीं बैठता है, और बहुत बार डिवोर्स के या सेपरेशन के योग बन जाते हैं। मैंने पहले क्लास में भी आपको बताया था, डिवोर्स इज डिफरेंट, सेपरेशन इज डिफरेंट। तो इन दोनों में से कोई भी योग अगर आपकी पश्चिम दिशा एक्टिव है तो उसमें हो सकता है। इसलिए आपको ये सिंक डायरेक्शन पहले बंद करनी है। मतलब स्टेयरकेस है वो सिंक डायरेक्शन में आना चाहिए, और वाटर का जो टैंक है वो सोर्स डायरेक्शन में आना चाहिए, अगर वो अंडरग्राउंड है तो। अगर ओवरहेड है तो फिर वो सिंक डायरेक्शन में चलेगा। ऐसे आपको ये रूल्स को समझ के वैसा प्लान आउट उनको देना है। Now we'll see if there is a terrace in the southeast direction. Yellow floor should be laid on such terrace with 7 helix of copper material in evidence. A Kaularu pyramidal canopy should be placed on the terrace with 3 trunks. मतलब क्या है, कोंकण में अगर हम देखते हैं तो ऐसे स्लोप वाले घर होते हैं, उसे कौलारू पिरामिडल रूफ कहा जाता है। तो अगर आपके साउथ ईस्ट में टेरेस है या साउथ में है, वहां पिरामिडल रूफ क्यों किया जाता है? क्योंकि अभी हमने जो एनर्जी का खेल समझा कि स्ट्रेट एनर्जी अगर आपके घर में एंटर करेगी तो क्या होगा, तामसिक गुण बढ़ेंगे। तो अगर साउथ ईस्ट में आप कैनोपी का पिरामिडल रूफ करते हो तो आने वाली हवा या सूर्य प्रकाश वो पहले उस पिरामिडल में मंडलाकार घूम के फिर घर के अंदर आएगा और उसका दोष कम हो जाएगा। नाउ बेस्ड ऑन दिस रूल, इफ यू अंडरस्टैंड, तो पिरामिड कैसे लगाने चाहिए? नीचे से खुले हुए, जहां पे हवा हो, घुमट की तरह, किसी भी मंदिर के घुमट की तरह। बहुत घरों में मैं जाती हूँ तो मैं वहां देखती हूँ कि लोग जो पिरामिड्स है उनको दीवार को चिपका देते हैं, मेटल के हेवी पिरामिड लेके उनको दीवार पे चिपकाते, तो उसका जो नुकीला पार्ट है ना, वो हमारे साइड में आता है। घर के मेंबर्स, जब भी कोई भी ऐसा एक नुकीला पार्ट घर के अंदर या हमारी तरफ आता है, उसे क्या कहा जाता है? शूल। शूल यानी कि पॉइंटेड। वो पॉइंटेड पार्ट हमारे लिए किसी भी प्रकार की मुश्किल जीवन में लेके आ सकता है। तो पिरामिड का मतलब ये है कि पिरामिड इज द वेरी पावरफुल थिंग। प्रिजर्व करने की ताकत उसमें है, अच्छी चीजें, अच्छा लाइफस्टाइल प्रिजर्व करने की। लेकिन उसकी रचना अगर आपने वैसे की तो, अगर उसे आप उल्टा सीधा गलत कैसे भी लगाओगे, डेफिनेटली इट विल नॉट गिव द रिजल्ट। अब इसमें आप इंटीरियर का भी पार्ट यूज कर सकते हैं, कि आपके लाइट्स जो है, मान लीजिए साउथ में दरवाजा है या साउथ ईस्ट में है, तो डोर के ऊपर ही आप पिरामिडल रूफ बना के उसके अंदर छोटे 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 लाइट्स लगा के उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो 9 पिरामिड जो है 3x3 के लगा के, उसमें ये अगर आप करते हो लाइट का, तो वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट वो डोर आपको देगा। हालांकि वहां बाकी रेमेडी भी हमें करनी है, अगर उस डायरेक्शन में डोर आता है तो वो हम आगे देखेंगे। तो साउथ ईस्ट में जब वहां पे ये आएगा तो हमें क्या करना है? हीलिक्स की स्थापना, जैसे हम बाथरूम में की थी, कोरल रत्न की स्थापना करनी है, और उसके साथ साथ पिरामिडल रूफ जो है वो चेंज करना है। नाउ प्रथमेष्टिका नंदा इज द डेटी इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड इज कॉल्ड प्रथमेष्टिका। अब ये नाम आपको शायद अभी नए लगे, जब हम 45 देवतास लेंगे सूत्रों के बाद, उसमें आपको ये सारे नाम जो है वो याद करने हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है सबको याद भी होंगे, बट वो आपको सर्कुलर डायग्राम में याद होंगे, हमें यहाँ पे जो है वो स्क्वायर में करने हैं। तो ये जो देवताएं उस दिशा की है साउथ ईस्ट की,
All auspicious things should begin. The new construction should start from this direction and progress further through the circuit. ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कोई भी कार्य वास्तु का जो है वो साउथ ईस्ट से शुरू होना चाहिए, तब जाके वो कंट्रोल में रहेगा। देर इज वन केस कोंकण का ही है। मैंने उनका जब वास्तु किया था, इट्स वेरी लाइक 2019 में, लॉकडाउन से भी बहुत पहले मैंने किया था ये वास्तु। मैंने बताया भी होगा पिछले क्लास में। तो उनका जो था ना, 4 भाइयों ने मिलके, दे आर फ्रॉम मुंबई, उन्होंने 4 भाइयों ने मिलके कोंकण में वैभववाड़ी में घर बनवाया और बहुत बड़ा बंगलो बनाने का उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि जब भी रिटायर होंगे सब लोग वहां जाके सेटल हो जाएंगे और जब तक गांव में कोई जा रहा है तो जो भी जाएगा उसकी फैमिली उसी घर में रहेगी। सो दे स्टार्टेड दिस बिग बंगलो कि 4 भाई, उनके बच्चे, उनका किचन एक रख के सबके अलग अलग रूम, ऐसा उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया। जैसा ही वो कंस्ट्रक्शन आधे तक पहुंचा, 2 भाइयों ने पैक आउट कर लिया दैट वी डोंट वांट दिस प्रॉपर्टी। तो हमने जो पैसा अभी तक डाला है वो भी हमें वापस चाहिए और ये घर आप लोग ले लो, बचे हुए दोनों। अब यह प्रॉब्लम क्या हो गई कि फ्लोर प्लान जो बना हुआ था वो 4 भाइयों के हिसाब से बना था। अब वो सेकंड फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन जा चुका था और तब विड्रॉ कर रहे हैं। किचन एक ही बना था और सारे बेडरूम 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 बन गए। तो इट इट बिकेम लिटरली लॉजिंग बोर्डिंग, क्योंकि जितने लोग हैं उतना उन्होंने बेडरूम से बना दिए। अब 2 भाई, मतलब उनके 2 भाई, दोनों के 2-2 बच्चे, 6-7 लोग बैकआउट हो गए। तो उस घर का पूरा नक्शा बदल गया। 2 भाई थे, उनमें से एक था वो बोला मेरा तो फाइनेंशियल कंडीशन ही नहीं कि मैं इनको पैसे दे दूं, या तो तुम लोग प्रॉपर्टी में रहो या तो पैसे भूल जाओ। एंड देन इट बिकम लॉट ऑफ फस, उनमें थोड़ा सा झगड़ा ये सब हुआ। तो वो मेरा एक स्टूडेंट था जो मुझसे सीख रहा था, उसके पापा और चाचा, उनका ये घर था। तब हमने उसका वास्तु विजिट किया था। जब हमने वास्तु विजिट किया तब हमारे समझ में आया कि साउथ ईस्ट से जो था वो घर का काम शुरू नहीं हुआ था। एंड इट टुक ऑलमोस्ट 4 इयर्स, वो काम बंद ही पड़ा था। तो जब हम वहां गए, इंस्पेक्शन किया, तब हमने उसको बताया कि साउथ ईस्ट से आप जो है ना, साउथ ईस्ट आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया था, नॉर्थ में, फ्रंट में 0 डिग्री नॉर्थ में डोर रखा था और उसके ऊपर सामने ही बड़ा सा स्टेयरकेस जो ऊपर के फ्लोर को जाएगा डिजाइन में। तो उन्होंने ओपनिंग भी दी और लोडेड भी कर दिया। तो वो जिना हमने उनका तोड़ा था, वो पूरा स्टेयरकेस उनसे तोड़वाया और उनको कहा कि साउथ ईस्ट आपको एक्टिव करनी है। वी डिड अ वेरी सिंपल रेमेडी। साउथ ईस्ट एक्टिवेट करना है मतलब आपको क्या करना है, फायर एलिमेंट एक्टिवेट करना है वहां पे। मतलब वहां पे आपको बहुत सारा फायर, जिसे हम धुनी कहते हैं, कि वो चलता रहना चाहिए, जलती हुई अग्नि होनी चाहिए। हमने उनको कहा जो भी आपके वर्कर है कंस्ट्रक्शन के, उनको बस बोलो कि अपना खाना साउथ ईस्ट में बनाए। तो उनका जो भी चूल्हा वगैरह था वो उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने, जो नए फिर से काम शुरू किया, तो वहां लगाना शुरू किया। और उनको बस हमने बताया कि आपका जब भी खाना बना के हो, कोशिश कीजिए कि एक लकड़ी आप उसमें डालें और वो चलता रहे। चाहे वो फायर खत्म भी हो जाए बट उसमें वो रेड, जिसे हम बोलते हैं ना, वो होना चाहिए कि आप जैसे वुडन डालो फिर से वो हो। जैसे उन्होंने वो किया, इट इज लाइक 0 रुपीज रेमेडी। इसमें हमने कुछ भी उनको नहीं दिया था, 0 रुपीज लिटरली। उनको बस बोला कि यहाँ पे आप उनसे खाना बनवाना शुरू करो, फायर एक्टिवेट हो जाएगा 24/7। और पास में जो नदी थी गांव में, वहां के पत्थर लाके साउथ वेस्ट में पूरे 3-4 ट्रैक्टर भर दिए। ये 2 ही रेमेडीज से क्लाइंट का घर पूरा कंप्लीट हो गया। दोनों भाई जो बैकआउट हो गए थे वो बैकआउट हो गए और उन्होंने लिख के दे दिया कि हमें इस घर में ना पैसा चाहिए ना कुछ, क्योंकि गलती हमारी है। सो वी आर नॉट आस्किंग फॉर रिफंड। अगर हमें फ्यूचर में कुछ लगा तो हम देखेंगे। तो इन दोनों ने ऑब्जेक्शन लिया कि जो है वो अभी क्लियर करो, बाद में नहीं। सो दिस इज हाउ देन दैट कंस्ट्रक्शन गॉट कंप्लीटेड इन 2022 या 3 में वो पूरा हुआ। 2015 में शुरू हुआ था। कभी कभी आपको ऐसी सिंपल रेमेडी भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि क्लाइंट से आपका कंसल्टेशन जो है वो आपको मिला है। आप अपना कंसल्टेशन चाहे हेवी रखो, लेकिन जो उसका एक्चुअल रिजल्ट है ना, जहाँ आपको गारंटी है कि कम से कम में हो रहा है, उधर उसकी जेब मत काटो। वहां अपना थोड़ा एथिक्स रखो कि ये काम होने वाला है। मैंने ऐसे कुछ देखे हुए हैं वास्तु कंसल्टेंट से एस्ट्रोलॉजर्स। जब आप बनते हो, जब आप किसी की कुंडली देखते हो, सो यू अंडरस्टैंड कि जो व्यक्ति आपके पास कुंडली लेके आया है, उनका प्रॉब्लम अगले 15 दिन में वैसे भी खत्म होने वाला है, क्योंकि प्लैनेटरी मूवमेंट होने वाला है। कोई ट्रांजिट हो जाएगा और उनका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। फिर भी उनको बताया जाता है कि आप ये जेमस्टोन लोगे या ये पूजा करवाओगे तो ही ठीक होगा, नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब डर के क्लाइंट वो चीज कर लेता है।
एंड देन 15 दिन में नेचुरली उसका प्रॉब्लम ठीक हो गया, तो उसका ट्रस्ट हमारे ऊपर बढ़ जाता है. बट एथिकली दिस इज नॉट राइट, बिकॉज व्हाट यू आर गिविंग द गाइडेंस, यू आर ऑलरेडी चार्जिंग देम. यू हैव गॉट योर शेयर, आप लॉस में नहीं हो, तो किसी और को और खड्डे में मत डालो एथिकली. अगर आपको दिख रहा है कि इसको रिजोल्यूशन है, सोचिए कि हमारा शरीर हमारी वास्तु है. हम डॉक्टर के पास गए हैं और जरूरत नहीं, फिर भी उसने सर्जरी कर दी. कितना बुरा हो रहा है हमारे साथ. ऐसा ही हमें दूसरों के लिए भी सोचना है कि किसी के साथ हमारे कारण अन्याय नहीं होना चाहिए. क्योंकि चाहे आप स्पिरिचुअल बिजनेस में हो या किसी और में, आप अपने कर्म तो बढ़ा ही रहे हो ना. तो अननोइंगली जो बढ़ रहे हैं वो तो वैसे भी हमारे कंट्रोल में नहीं है. नोइंगली जितना हो सके उतना कम पाप करना है. तो आपको चार्ट देख के जितनी भी सिंपल रेमेडी आप उसको दे सकते हो दीजिए. डेफिनेटली आपको ना इतने रेफरेंस मिलेंगे और उस रेफरेंस से ही आपका बिजनेस चलेगा. क्योंकि नाम एक बार खराब हो गया, वो ठीक करना मुश्किल हो जाता है. तो बिजनेस में एक अगर ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है, यू गाइज माइट अंडरस्टैंड इट, बट ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है. इसका वास्तु से कोई लेना देना नहीं है. सबको ये पता होगा. गिव मी अ मिनट. खर्च भी आ जाता है, बड़ा सा एक्सपेंस आता है. एकदम बड़ा अमाउंट आ गया तो कोई बीमार हो गया या सडनली कुछ हो गया और वो पैसा जाने का सोर्स भी खुल जाता है. देन वी आर हैप्पी कि अरे चलो ये पैसा आया इसलिए टेक ओवर हुआ. बट भाई वो पैसा ही प्रॉब्लम लेके आया था, ये समझना भी जरूरी है. तो जितना हो सके अपने बिजनेस से ऑनेस्ट रहिए, तो अल्टीमेटली आप क्लाइंट से ऑनेस्ट रहेंगे, प्रोग्रेस तो आपको डेफिनेटली मिलेगा. If the construction is started leaving from space in the southeast direction, many times the work is not completed and there are problems. In that case, 2 to 3 truckload of stone should be placed in the southeast section. Due to this interior, the earthiness and the mournful vibration of the southeast direction is absorbed. ये जो रेमेडी है ट्रकलोड का, जो आपको रिवर पेबल या कुछ डालने का, ये आप साउथ ईस्ट में कर सकते हो, साउथ में भी कर सकते हो, साउथ वेस्ट में भी कर सकते हो. इन तीनों डायरेक्शन में अगर आप इसको ये सारा लोड डाल के 4 से 6 इंच जो है फ्लोर उठाते हैं, तो फिर इसका आपको अर्थ एलिमेंट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उस घर में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी. If the construction is started leaving from, okay, that is done. When there is a fault in the southeast along with the northwest, it turns into Mahadosha due to the formation of faults in the entire igneous axis, and this fault reaches Brahmasthan on both sides. ये भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि एक सीधी लाइन की तरह कैसे वो दोष बन के महादोष बन जाता है. Southeast and southwest are the main subdirections and are also the main subdirections. So if there is a defect in these directions, it affects both the energy flow and also create disparity in tattva. Therefore, defects of these two directions are the greatest importance. मतलब साउथ ईस्ट जो फायर डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट जो अर्थ एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट में अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो उसका दोष जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है. उन तत्वों को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है. आप जब भी कभी तत्वों को देखेंगे तो हमें तत्वों को ऐसे समझना है कि आप 5 तत्व है, सारे तत्व जो है वो अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व में मर्ज हो जाते हैं. फायर एंड अर्थ टुगेदर, हु विंस? अर्थ, क्योंकि जब आग लगती है तो हम मिट्टी डाल के भी उसे बुझा सकते हैं. फायर वर्सेस वाटर, हु विंस? वाटर. फायर वर्सेस एयर, हु विंस? फायर. इस प्रकार से आप तत्वों को देखिए तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना आसान होगा कि उस घर में अगर फायर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है तो सब डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, उसके अनुसार वो फायर एलिमेंट बिगड़ा मतलब क्या, वो अधिक हुआ है या कम हुआ है, उसका जो असंतुलन है वो किस प्रकार का है, वीक फायर है या भड़का हुआ फायर है. ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि तब जाके आप उसको डायग्नोस कर सकते. माना कि फायर एलिमेंट का प्रॉब्लम है, बट क्या फायर कम है या ज्यादा है ये भी समझना चाहिए ना. तो उसको कौन सा दूसरा एलिमेंट डोमिनेंट कर रहा है, जो भी एलिमेंट उसको दूसरा डोमिनेंट कर रहा है
वो एलिमेंट जो है वो उसको प्रॉब्लम करेगा। इसलिए हमें तत्वों को समझना है। वास्तु जो है वो बहुत सिंपल है, ग्रह, तत्व, दशा, दिशा, देवता। अगर ये 5 का परफेक्ट बैलेंस आप करते हो तो आपको 100% रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि आपने अपने एफर्ट्स राइट टाइम पे दिए हैं, क्लाइंट की दशा देख के दिए हैं। जब टाइम राइट है, जब आपके एफर्ट्स राइट है, देन द रिजल्ट विल 100% कम। फिर उसे कोई रोक नहीं सकता है। दैट 1% इज ऑलवेज विद गॉड, एंड वी शुड नॉट टेक इन चार्ज ऑफ दैट। क्योंकि हमसे दूसरे लोगों को सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन हम खुद भी अपने कर्म चुकाने के लिए पृथ्वी पे आए हैं, ये हमें कभी नहीं भूलना है। और हमें अपने आप को हमेशा सामान्य और ग्राउंड लेवल पे ही रखना है। तब जाके हमारे भी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। कोई भी बहुत ज्यादा महान नहीं बनता जस्ट बिकॉज वी नो फ्यू थिंग्स। वी ऑल्सो नो कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट है वो हार्ट अटैक से मरते हैं। ऐसे कितने सारे स्टोरीज है कि हमारा ही नॉलेज हमारे ही काम नहीं आता है। सो व्हाई? बिकॉज हमारा जो इंटेंशन है ना, वो बहुत मैटर करता है। व्हाट इंटेंशन हम रखते हैं किसी भी चीज में, आप कौन से इंटेंट से काम कर रहे हैं, आपका भाव, इसे भाव कहा जाता है। आपका भाव कितना प्योर है वो आपको उतनी जल्दी सक्सेस के पास लेके जाएगा। तो हमारा भाव शुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां तक सब लोग ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? ओके। मैम, ये यस। जो आप टॉयलेट में यू से ना कि यू हैव टू पुट pearls and all that, so how much does it cost approximately if I tell a client? इफ इट डिपेंड्स ऑन योर वेंडर, बट इफ यू गिव द गुड क्वालिटी, दो चीजें हैं। आपको हर प्रकार का स्टोन मिलेगा। 10 रुपीज का भी मिलेगा, 10,000 रुपीज का भी मिलेगा। इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट्स बजट, द प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड योर सोर्स फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग इट। तो आप जो है, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत किसी का रेमेडी देखो तो बहुत सारे पर्ल्स डालते हैं या बहुत सारा कर रहे हैं। तो बहुत सारा डालने की जगह पे अगर आप अच्छी क्वालिटी का डालोगे तो उसका रिजल्ट ज्यादा जल्दी आएगा। क्वालिटी ऑलवेज मैटर्स। कोशिश कीजिए कि जितना अच्छे क्वालिटी के आप जेमस्टोन है वो यूज करो या यंत्र यूज करो। अगर अच्छी क्वालिटी को आपको चाहिए तो ऑनलाइन कभी नहीं खरीदने हैं, ये हमेशा याद रखना है। कोई भी यंत्र आप ऑनलाइन लेके देखिए, जस्ट फॉर द ट्रायल। शास्त्र के अनुसार उसका जो है, आप चाहे साउथ का लीजिए, सर्कुलर या ट्रायंगल, शास्त्र के अनुसार उसके 3.5 लाइंस होने चाहिए। आपको ऑनलाइन 2.5 या 2 वाला ही मिलेगा। उसका साइज बहुत छोटा रहेगा। मतलब वो रिजल्ट जनरेट करने के लिए ज्योमेट्रिकली उसका जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है, वो यंत्र कुछ रिजल्ट जनरेट नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो यंत्र उसी धातु का बना हुआ होना बहुत जरूरी है। मतलब आपने अगर कॉपर का यंत्र डाला है तो वो पूर्णता से कॉपर का बना होना चाहिए। ऑनलाइन आपको जिंक का या लोहे का मिलता है जिसको ऊपर से पॉलिश किया होता है। नाउ इट इज योर जॉब टू फाइंड आउट द परफेक्ट सोर्स और मेक इट फ्रॉम द वेंडर, एंड देन यू कैन एनालाइज योर कॉस्ट, कि आपके एफर्ट्स का प्राइस कितना है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट कितना है, एंड देन हाउ मच यू आर चार्जिंग टू क्लाइंट। इट डिपेंड्स वेरियस, हर किसी के ऊपर अलग अलग है। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी। आप सबको पता भी होगी है, बट स्टिल आई विल टेल। कि एक बहुत रिच आदमी होता है, अ वेरी रिच, फिल्दी रिच। उसका शिप होता है पर्सनल, एंड दैट शिप स्टार्टेड सिंकिंग। तो वो सारे लोग कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से सिंक हो रहा है, किसी को पता नहीं चलता है। धीरे धीरे उसमें पानी बढ़ने लगता है। बहुत सारे इंजीनियर्स आते हैं, वो एकदम टॉप के इंजीनियर्स है, उनको लेके आता है, बट एवरीबडी इज फेल टू आइडेंटिफाई द फॉल्ट। तो एक नॉर्मल जो प्लम्बर होता है ना, कोई रेकमेंड करता है कि वो एकदम सीधा साधा प्लम्बर है लेकिन काफी एक्सपीरियंस्ड है, तो उसको लेके आइए। तो पहले तो सब इग्नोर करते कि हमसे नहीं हुआ तो वो क्या करेगा। बट सिंस द शिप इज सिंकिंग, दे वांट टू गिव इट अ ट्राई कि चलो हुआ तो हुआ। दे कॉल हिम। वो प्लम्बर सिर्फ और सिर्फ पूरे शिप को राउंड लगाता है और बस एक हथौड़े से घाव मारता है एक पर्टिकुलर जगह जाके, एंड इट सडनली स्टॉप सिंकिंग। पानी अंदर जाना बंद हो जाता है, एंड एवरीबडी इज अमेज्ड। फिर उसको पूछा जाता है तुम्हारा बिल कितना है।
नाउ दैट प्लम्बर सेज 10,100 रुपीज। अब सब भड़क जाते हैं, वो ओनर भी भड़क जाता है कि एक हथौड़ा मारने का 10,100, ऐसा कैसे, ऐसा क्या किया तुमने, एक ही तो हथौड़ा मारा आके। देन दैट प्लम्बर सेड हथौड़ा मारने का 100 रुपए, कहाँ पे मारना चाहिए इस नॉलेज का 10,000 रुपीज। So this is completely on yours as a Vastu consultant because you know where you stand in your knowledge. And the only thing is that your products has to be genuine, then only result comes. Otherwise client के complaints आएंगे कि इतना करने के बाद भी result नहीं आया. So try to find the source or the vendor. The best is try to find a vendor जो आपको एक perfect geometry में बना के देगा. क्लास खत्म होते होते मैं कुछ सोर्सेस आपसे शेयर भी करूंगी जो ऑथेंटिक है. मोस्टली मैं सर से ही लेती हूँ, सहस्त्रबुद्धि सर से, बट और भी कुछ है आई विल शेयर विथ यू. आई डोंट माइंड शेयरिंग. बस आपको अपना हथौड़ा कहाँ मारना है ये नॉलेज पक्का रखना है, तो क्लाइंट आपसे बार्गेन नहीं करेगा. साउथ इज द descending direction of biological energy, and due to two things, weak earth element and the opposite space causes defects in this direction. अब साउथ के अपोजिट कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ है. तो जब साउथ में एनर्जी वीक है, अर्थ एलिमेंट वीक है, मतलब क्या होगा, नॉर्थ से जो सोर्स आ रहा है वो सोर्स उस घर में टिक नहीं पा रहा है. मतलब कितनी भी प्रॉस्पेरिटी आ जाए उस घर के व्यक्ति उसका सुख नहीं ले पा रहे हैं. इसलिए आपको वो जो है वो उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रॉब्लम है. तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से पहले आपको क्या करना है, अर्थ एलिमेंट जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो इमीडिएटली जो प्रॉब्लम है वो रुक जाएगी. ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पिंगला सूर्य नाड़ी on the south and the southwest directions, if these directions are defective, there will be calamities, disorders, destruction, and laminations and rebellion in the life. मतलब अगर आपकी लाइफ में पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी जो है वो डिस्टर्ब है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शंस. तो क्या होता है, इस डायरेक्शन में जो भी दोष है, जो भी डिफेक्ट है, वो हाइपर हो जाते हैं और आपकी लाइफ उथल पुथल हो जाती है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन आपको सडन इवेंट्स, सडन एक्सीडेंट, सडन चोरी होना, चीजें गुम होना, इस प्रकार के जो इवेंट्स है लाइफ में वो देते हैं. इसलिए साउथ साउथ वेस्ट का अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. और सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, स्वर शास्त्र अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि हमारा जो लेफ्ट नॉस्ट्राइल या लेफ्ट बॉडी है वो चंद्र नाड़ी है और राइट साइड जो है वो सूर्य नाड़ी है. दोनों में से खराब कौन सी भी नहीं है, हमें बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा काम करते समय कौन सी हमें यूज करनी है. तो चंद्र नाड़ी जो है वो अध्ययन के लिए जो है वो ज्यादा शुभ मानी जाती है. कितने लोगों को स्वर चेक करने आता है, यहाँ पे अपना स्वर आप चेक कर सकते हो. आता है मैडम. आता है. तो आप जब भी कोर्स भी ज्वाइन करोगे कोई, या आप किसी क्लाइंट विजिट पे हो, तो उसके घर में एंट्री करने से पहले आप अपना स्वर चेक करोगे. अगर आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है तो आपके प्रिडिक्शन सही जाने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और क्लाइंट को रिजल्ट आने का भी. इसीलिए कभी भी विजिट पे जाओ ना तो घर से ही अपना स्वर चेक कीजिए, क्योंकि हम स्वर को स्विच भी कर सकते हैं या कुछ समय वेट भी कर सकते हैं. सूर्य नाड़ी जब चल रही है तब प्रिडिक्शन देना जितना हो सके अवॉइड करना है. चंद्र नाड़ी में ही ये सारे काम जो है वो करने हैं. अध्ययन है, कुछ सीखना है, क्योंकि दिमाग शांत रहना जरूरी होता है. और जब अग्रेशन है, झगड़ा है, जहां जहां एनर्जी की जरूरत है, देन यू कैन चेक योर सूर्य नाड़ी. तो उसका डेली का जो प्रैक्टिस आता है ना, अगर आपको आता है विशाल जी बहुत अच्छी बात है, एकता जी और जानवी जी, गौतम जी, आप भी प्रैक्टिस कीजिए. जितना आपका स्वर प्रबल होगा ना, यू कैन चेंज योर लाइफ टू अलोंग विद अदर्स. पहले हमारा चेंज होना जरूरी है ना, तब दूसरों का चेंज, दूसरों का लाइफ मैम चेंज आप करने में क्लास कितने लेने दिन लगे. वाले हैं ना इस पे? हाँ, उसका क्लास है बट अभी पहले मैंने सोचा ये बैच में कंप्लीट करूं, और वो छोटा सा है, वो इतना बड़ा कोर्स नहीं है. दैट वी कैन टेक इन वीकेंड ऑल्सो. बस उसमें आपको प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी.
क्लास खत्म होगा, बट उसका प्रैक्टिस जो है वो आपको रिचुअलिस्टिक वे से करना पड़ेगा। मुझे लगता है बीच में मैंने उसका फ्री क्लास लिया भी था। आप लोगों ने किया था क्या ज्वाइन? इट्स बिन 4-5 मंथ्स नहीं, मैंने उसका फ्री क्लास लिया था, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। उसका वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपको शेयर कर देती हूँ। Yeah. मैम Because उसमें we were not 5 एलिमेंट्स। told. पता नहीं था। जी, अब दोनों ने एक साथ बात की तो मुझे किसी की भी समझ में नहीं आई। मैडम उसमें 5 एलिमेंट्स चेक करने का थोड़ा एक डिफिकल्ट हो जाता है। हम्म बाकी बेसिक तो पता है। बेसिक आ जाता है, बट आपका जो स्वर है ना वो आपका 8 उंगली तक आना चाहिए, तो आप फिर उसमें हाँ। मास्टर हो जाते हैं। तो वो जो है ना वो प्रैक्टिस से ही आता है। स्वर इज बेसिकली द प्रैक्टिस दैट विल मेक यू परफेक्ट। हम्म। अब चलिए बात करते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल रेमेडी शेयर करती हूँ। आप जब भी दिया लगाते हैं ना, तो विश फुलफिलमेंट की जो दिशा है उसे पश्चिम में जो है वरुण कलश रख के एक्टिवेट किया जाता है। लेकिन अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में जब दिया लगाते हैं, तो वो भी आपको विश फुलफिलमेंट देता है। आप मंदिर में भी दिया लगाते हो, वो भी आपको विश फुलफिलमेंट देता है। क्योंकि आप जब भी दिया लगाते हो, आप भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हो। कलयुग में है, हम ऐसे तो निस्वार्थ रूप से कुछ नहीं करेंगे। तो जब भी आप दिया लगाओगे ना, आपको अपने स्वर को होल्ड करके रखना है। अपने श्वास को पूरा स्टमक एम्प्टी करना है। श्वास चला जाएगा, एम्प्टी स्टमक के साथ अपनी इच्छा को दिमाग में रख के फिर आप दिया लगाइए। और दिया जब प्रज्वलित होगा, उसके बाद आप श्वास लीजिए। ये आप 21 डेज तक करके देखिए। इट इज अ वेरी सिंपल। दिया तो हम रोज ही लगाते हैं। बस हर बार दिया लगाते समय कोशिश कीजिए कि आपका जो श्वास है वो रुका हुआ है और आपका स्टमक एम्प्टी है, और दिया लगते ही फिर आप श्वास लोगे। इट गिव्स यू द विश फुलफिलमेंट। एक और रेमेडी मैं आपको शेयर करती हूँ आज। वी ऑल नो कि जब हम रेकी या कोई क्रिस्टल हीलिंग करते हैं, सो दे टीच यू कि क्रिस्टल को हाथ में पकड़ना है, उससे बात करनी है, या एनर्जी एक्सचेंज करना है, या अपनी इच्छा बतानी है। सो इन वास्तु और पारंपरिक शास्त्र, सिल्वर नॉर्थ डायरेक्शन इज विश फुलफिलमेंट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट का जो स्वामी है, चंद्र जल तत्व प्रदर्शित करता है। चंद्र का मेटल है सिल्वर कॉइन। 5 ग्राम का मिनिमम, 5 से 10 ग्राम का एक सिल्वर कॉइन जो है ना, अपने पर्स में हमेशा रखिए। और जब भी आपको एकदम तीव्रता से कोई चीज चाहिए, उस समय उसको पर्स से निकाल के अपने हाथ में पकड़िए। और अपना विश जो है ना वो मेंटली उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। इट गिव्स यू सो क्विक विश फुलफिलमेंट। बहुत जल्दी विश फुलफिलमेंट होता है, बिकॉज चंद्र का जो कारकत्व है वो विश फुलफिलमेंट है, शीतलता है, शांतता है, कामनेस है। तो कामनेस जहां आता है, वहां लंबे समय तक चलने वाली जो चीजें हैं वो आपको लाभदायी होती है। तो आपको कोई भी चीज जीवन में चाहिए, तो उसे आप वो कॉइन को पकड़ने की आदत रखिए कि सुबह उठने के बाद, सोने से पहले कुछ समय के लिए बस उसको पकड़ के अपने विश को आपने आंखें बंद करके इमेजिन करना है। हियर यू डोंट हैव टू इमेजिन कि ये पहले से हुआ है वगैरह, जो ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताते हैं। यू जस्ट कीप टेलिंग योर विश टू दैट कॉइन एंड इट विल हैपन। ये दोनों बहुत प्रभावी रेमेडीज है। पहले मैं रोज क्वार्ट्स अपने साथ रखती थी, पहले मतलब 8-10 साल पहले मैं रोज क्वार्ट्स रखती थी। देन माय सर टोल्ड मी, नॉट द सहस्त्रबुद्धे सर, द अदर वन, दैट रोज क्वार्ट्स की जगह हम पारंपरिक शास्त्र का जो रेमेडी वो क्यों नहीं करते। तो लक्ष्मी का कॉइन होगा तो भी चलेगा, गणपति जी का होगा तो भी चलेगा। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बताती हूँ कि आप जो है वो प्लेन कॉइन लीजिए, या स्वस्तिक वाला। स्वस्तिक हैज द पावर ऑफ विश फुलफिलमेंट। तो स्वस्तिक का कॉइन लीजिए। क्योंकि गणेश जी भी है, बहुत सारे लोगों को लाभ नहीं होता है। बहुत जगह आप देखोगे कि गणपति बिठाने के बाद ही घर में प्रॉब्लम होते। तो वो देवता हमारी कितनी सिंक्रोनाइज है, ये जानने के पीछे पड़ने से अच्छा है स्वस्तिक हैज द विश फुलफिलमेंट कैपेसिटीज। स्वस्तिक का सिल्वर कॉइन लेके, मिनिमम 5 ग्राम का होना चाहिए, बड़ा आप चाहे जितना ले ले, और राउंड सर्कुलर शेप होना चाहिए, स्क्वायर नहीं। ये आप करके देखिए ये दोनों चीजें। नाउ थर्ड रेमेडी आई एम गिविंग यू, जो एस्ट्रोलॉजी की है, बट इट इज इन माई माइंड, सो आई एम टेलिंग यू। सेकेंड हाउस जो है एस्ट्रोलॉजी का, सेकेंड हाउस इज कनेक्टेड टू मनी, लिक्विड कैश, इजी मनी। तो जो भी सेकेंड हाउस का लॉर्ड है, वो जिस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र स्वामी का मंत्र करके देखिए। उस नक्षत्र स्वामी की आप आराधना करोगे तो आपका मनी फ्लो बहुत जल्दी बढ़ता है। और जो भी आपका सेकेंड लॉर्ड है,
उसका जो दिन आता है उस दिन कम से कम पाप कीजिए, वेज डाइट रखने की कोशिश कीजिए और मौन व्रत मिनिमम 2 आवर्स करने की कोशिश कीजिए। ये 3 रेमेडी आप करके देखिए, बिफोर इवन आवर क्लास ओवर आपको रिजल्ट आएगा। यू गाइज नो, आप में से 2-3 लोग मेरे मंत्र क्लास में है जो फ्री में होता है एवरी मॉर्निंग 5 AM। उसमें लोगों को अल्टीमेट रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि वो हम ग्रुप साधना लेते हैं और फ्री में लेते हैं। उसमें अभी जो एक मूवी आया था उन्होंने फीडबैक भी दिया है, आई विल शेयर इट। उस मूवी का जो सिनेमाग्राफी जिसने किया है उनको ऑस्कर अवार्ड मिला, उसकी मदर ने वो मंत्र किया था हमारे साथ बैठ के। तो एंड दैट्स कंप्लीटली फ्री, ऑल यू हैव टू डू इज गेट अप एट 5। जानवी जी तो ऑलरेडी कर रहे हैं एकता जी एंड ऑल। सो जितना हम ग्रुप साधना भी करते हैं ना, बिकॉज वी डू फॉर ईच अदर, जब हम एक दूसरे के लिए करते हैं ना वो जल्दी रिजल्ट लाता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं होता है, समर्पण। जैसे मैं बोलती हूँ कि इंटेंस, हमारा इंटेंशन क्या है वो बहुत मैटर करता है, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे। दूसरे का अच्छा होने के बाद जब हम खुश होते हैं ना तब हमारा अपने आप हो जाता है। बट प्रयास अपने लिए करना है, ऐसे नहीं कि एकदम ही इतना संन्यास लेके नहीं बैठना है निस्वार्थ होके कि सबका भला बाद में मेरा, सबके साथ मेरा भी हो, बाद में नहीं। कलयुग है, ज्यादा टाइम किसी के भी पास नहीं है, हमें पता ही नहीं है हमारे पास कितना टाइम है। ठीक है, आज के क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम या कुछ कुछ समझा नहीं, कौन सा पार्ट यू वांट समथिंग टू नो? मैम नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम एक आपने साउथ ईस्ट में बताया था, जैसे वो रिवर के स्टोन्स, और साउथ ईस्ट में हम इतना अर्थ वो कर सकते हैं क्योंकि फायर जो है तो उसके लिए। हाँ, अगर साउथ ईस्ट खुला है तो वो करना है। ओके, जैसे फायर के ऊपर जैसे हम वो डालते हैं तो वो बुझ जाता है, तो इसलिए हम हाँ, लोग तो तो वो साउथ। कितना प्रमाण है, वहां दोष किस प्रकार का है ये भी हमें देखना है ना, कि हम्म। प्रॉपर साउथ ईस्ट खुला है या वहां पे टेरेस है या वहां पे कट है, ये ठीक देखना है। है। और उसके अपोजिट डायरेक्शन भी सेम टाइम पे देखना है। ठीक। बहुत ज्यादा अर्थ एलिमेंट भी एक्टिव नहीं करना है, बाकी तत्वों का बैलेंस भी होना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज अच्छी हो या बुरी हो, प्रमाण से अधिक हो जाती है तो वो बुरी ही बन जाती है। थैंक यू। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? आई एम सो सॉरी बट मैं आज थोड़ा 10 मिनट जल्दी खत्म करूंगी, क्योंकि मेरा लैपटॉप का बैटरी जो है वो 10% दिखा रहा है एंड आई डोंट हैव मैम अडॉप्टर। वन क्वेश्चन, आज एस्ट्रो क्लास था ना? हाँ, सो दैट आई वांट टू अपडेट यू कि मैं मंडे एंड थर्सडे आई सेड वास्तु, बट फिर ये अगर सीक्वेंस में होगा ना, मंडे ट्यूसडे वास्तु एंड वेनेसडे थर्सडे एस्ट्रो, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। मुझे तो गुड कुछ भी गुड। पढ़ाना है, बट कल का सिंक्रोनाइजेशन आज होगा तो आपके लिए बेटर रहेगा वो। इसलिए हाँ मैंने फिर सोचा मंडे ट्यूसडे वास्तु, वेनेसडे थर्सडे एस्ट्रो। हाँ हाँ, गुड गुड। अच्छा, साउथ एंट्री पे अपन वी हैव टू पुट द पिरामिड्स, राइट? यस, विद मैं उसका द फोटो आपको भेजूंगी कि हाँ। कैसे पिरामिड लगाना है। वो तो आगे चल के आपको दिखेगा ही ना, यू डोंट हैव टू रश इट, क्योंकि जैसे हमारे सूत्र होंगे और हम देवता सीखेंगे, तो जब रेमेडीज एक्चुअली में डिस्कस करेंगे उसमें विथ फोटो और विथ रिचुअल्स में आपको दिखा दूंगी। ओके। या क्योंकि पिरामिड कभी भी उसका पॉइंटेड पार्ट है ना, घर के अंदर या किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए, दीवार पे सीलिंग पे चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, अंदर से हॉलो ही होना चाहिए। तो यानी वो उल्टा लगाना चाहिए जैसे लोग। उल्टा लगाना है, हाँ एक्चुअली उल्टा लगाते हैं हम, वो सीधा तभी होता है जब पॉइंटेड पार्ट ऊपर है रूफ की तरफ, जैसे मंदिर का हाँ घुमट हम देखते हैं। हाँ एक्चुअल हाँ पिरामिड भी आप इजिप्ट के देखो ना वैसे ही है ना, और उसके अंदर जो कुछ रखा जाता है तब वो हाँ प्रिजर्व होता है। हाँ। Like I've seen in lot of houses. In fact, one वास्तु guy had come to our house. उन लोग ने भी ऐसे ही लगाए थे, यानी सारे वो जो नुकीले भाग थे सब दिख रहे चिपका थे। देते हैं दीवार पे वो, यस। That's not good ना? नो, दैट क्रिएट्स द अनदर प्रॉब्लम बिकॉज इट क्रिएट द शूल पॉइंटेड, मतलब आपकी तरफ संकट आ रहा है, अच्छा। तो वो आपको प्रोटेक्शन तो नहीं करेगा, 4 प्रॉब्लम और बढ़ा देगा। हाँ, पर उन्होंने ना बालकनी के बाहर वैसे लगाया था, तो जो बाहर से यस, संकट आ दैट रहे इज थे। आउटसाइड। तो उससे हाँ उसके लिए हमारे यहाँ पे जो रेमेडी है ना हमारे शास्त्र में, उसे हम कीलक कहते हैं। जैसा कीलक होता है ना, उसे हम बाहर की तरफ पॉइंट करते हैं, नॉट द पिरामिड्स, अच्छा। बिकॉज ओके। पिरामिड का मेन काम है प्रिजर्व द गुड हाँ थिंग।
हाँ इसलिए उसको खुला होना ही जरूरी है। तो कीलक में आपको दिखा दूंगी, 9 इंच के या 7 इंच के होते हैं जो दीवार में इस प्रकार से ठोके जाते हैं कि पॉइंटेड पार्ट आउटसाइड हो जाए। साउथ फेसिंग डोर है, साउथ वेस्ट है या साउथ में बड़ा विंडो है, तब हम बाहर की तरफ इसका रेमेडी करते हैं। मैम, मैम और आपने एक चीज बताया कि नॉर्थ ईस्ट अगर एक्सटेंडेड है तो इट इज नॉट गुड, एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, इट इज नॉट गुड। यस, शिव तत्व नॉर्थ ईस्ट में होता है ना, शिव तत्व ही खत्म हो गया नॉर्थ ईस्ट अगर कट है या एक्सटेंडेड है तो वो बैलेंस ही नहीं रहा ना उस तत्व का। करेक्ट। नॉर्थ ईस्ट इज मून, मून इज ऑन द हेड ऑफ शिवा, पूरा ही सब कुछ इम्बैलेंस हो गया। हमको जबरदस्ती वहां से निकलना पड़ा बिकॉज ऑफ थिंग्स नॉट हैपनिंग इन द राइट वे। यस, बिकॉज व्हाट हैपेंस, द मोस्ट ऑस्पिशियस डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट। तो आप उस जगह पे जहां नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, कितने भी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करो आपको उसका लाभ नहीं होता, क्योंकि देवता एक्टिव ही नहीं है। आप जिसको भोग चढ़ा रहे हो वो देवता वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है। आप जो मंत्र कर रहे हो वो देवता वहां पे है ही नहीं, तो वो सब वेस्ट होता है, तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता किसी संकट से। तो ऐसा सिचुएशन आता है कि निकलना ही बेहतर है वहां से। We went through a lot of bad time during that period when we stayed in that house. ओके, कल मैं 9:30 को आपको फोन करती यस जी। हूँ। मैम जैसे घर में हम मंदिर रखते हैं तो उसमें गुम्बद लगा सकते हैं या उसको कहते हैं नहीं लगाना चाहिए घर पे? हाँ, घर में जब मंदिर होता है ना तो घुमट वाला मंदिर आप लगा सकते हैं, बट उसका शिखर जो है ना वो अंदर से फ्लैट होना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि ऊपर दिखने के लिए आप रख सकते हैं, अंदर से वो फ्लैट होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हमें घर के अंदर नहीं चाहिए। हम सांसारिक जीवन जो है वो जीते हैं। और हमारे भगवान अगर आप देखोगे ना तो उनके जो भी पुत्र है या संतति है वो मंत्रों से या सात्विक चीजों से आई हुई है, भोग विलास से नहीं आई है। तो हमारा जीवन वैराग्य बन जाएगा ना, तो एक लिमिट तक हमें उनका प्रोटेक्शन के लिए सहारा चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी करें उनके लेवल पे तो हम जाके नहीं बैठ सकते हैं, और ना ही हमें कोशिश करनी, क्योंकि हमारा जीवन ही अलग है। तो वो फ्लैट वाला रहने दो, गुम्बद वाला वैसे मैंने हाँ, उतार दिया, वो ओके। फ्लैट ही रखा हुआ है। अगर वो घुमट वाला भी है ना तो आपको हम्म वैसा भी मिलता है कि ऊपर घुमट दिखता है बट अंदर से वो क्लोज कर देते हैं, अंदर हम्म से स्क्वायर रहेगा, तो दिखेगा भी अच्छा और अंदर से स्क्वायर है, तो कोई एनर्जी का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। और मैम ये शिव जी की मूर्ति एक पीतल की है, वो हमने नॉर्थ ईस्ट में रखी हुई है, वो रख सकते हैं वहां पे? हाँ, उसका साइज क्या है? बिकॉज शिव जी को जो है उनको ऐसा वर है कि उनकी सेवा जो है वो शिवलिंग के स्वरूप में ही होनी चाहिए। ओके मैम, इतनी है हैंड जितना? अच्छा, क्योंकि उसका फोटो बहुत बार रखा जाता है उनके परिवार का, शिव परिवार का, बट हम्म मूर्ति रखना उतना ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है। वो किसी ने दिया था तो तब से पड़ा है घर पे, तो वो नॉर्थ ईस्ट में हाँ, रखा हुआ तो है। ठीक है, बट उसकी पूजा वगैरह कुछ मत कीजिए, उसको नहीं एक्टिवेट पूजा मत नहीं, कीजिए, जस्ट वो एक बस रख के छोड़ दीजिए। हाँ, उसको कभी प्रतिष्ठापना या एक्टिवेट करने के इसमें नहीं पड़ना है। आप वर्क प्लेस में रख सकते हो, संसारिक आयुष्य जो है वहां पे नहीं रखना है, मतलब घर में फैमिली में जहाँ मैरिड लाइफ है वहां पे नहीं रखना है, क्योंकि वो एनर्जी है ना। शिव हम्म जी का पूरा लाइफ मेडिटेटिव है, हम्म मेडिटेशन में है, हम्म, तो हमें वो अपने घर के अंदर नहीं चाहिए। उनको जगाने के लिए ही तो शिवलिंग जो है शिव और पार्वती का स्वरूप माना जाता है, तो उसकी सेवा करनी है। ठीक है, आज हम यहाँ रुकते हैं, कल हम एस्ट्रोलॉजी के क्लास में मिलेंगे। और जो भी रेमेडीज मैंने बताए हैं कोशिश कीजिए कि आप करें, तो क्लास खत्म होने से पहले आपको कुछ ना कुछ उसमें पता चलेगा। बिकॉज आगे चल के आपको लोगों को रेमेडी देने हैं ना, तो पहले आप खुद उसका ट्राई कीजिए कि होता है या नहीं, तब इट्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। किसी को देने के लिए आपने पहले भी तो मेडिसिन खा के देखना है कि कैसा है। मैम, एक चीज पूछनी थी। हेलो, यू कैन हियर मी? यस यस मैम, यू कैन हियर मी? यस, अरे भाई। आई गेस उनका आवाज चला गया शायद। मम्मी, एक मिनट मैं कॉल करूँ छू। हाँ मैम, ये जो सुबह में आई मेनी टाइम्स आई गेट अप लिटिल लेट, तो मैं तो ज्वाइन कर ही नहीं पा रही हूँ, बट आई एम लाइक 10 minutes लेट। तो इज दैट हम्म, ओके? बिकॉज सूर्योदय बहुत लेट हो रहा है, आजकल 7 बजे हो रहा है। हाँ, दैट इज ओके, बट फिर आप ना मान लीजिए कि आपको अगर मैंने ग्रुप में इन नहीं किया है तो वेट मत कीजिए, फिर आप चालू कीजिए, क्योंकि 5:30 जब साधना शुरू होती है ना, देन आई ऑल्सो एम चैंटिंग, सो आई एम नॉट एबल टू
अलाउ हाँ, एनीबडी। I know, I और know. उसका दूसरा कारण है, पहले मैं ओपन रखती थी कि जो भी लॉगिन करेगा सीधे लॉगिन हो जाएगा। उसमें लोग क्या करते हैं, अपने आप को म्यूट पे नहीं रखते हैं, तो जो ऑलरेडी मंत्र कर रहे हैं ना, उनको न्यू ज्वाइनी के बैकग्राउंड Disturb नॉइज होता से है. डिस्टर्ब हो जाता है। Yes, इसलिए फिर वो yes. सिस्टम रखा है कि 5:30 लॉगिन, 5:20 5:30 तक कर दीजिए, 5:30 डॉट वी विल स्टार्ट। हाँ, मैं ट्राई ही नहीं करती फिर लॉगिन करने को, बिकॉज आई नो यू ऑलरेडी ऑन इट, सो या बिकॉज इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड, देन देयर इज नो पॉइंट। या फिर सो आप इट्स वेट ओके. करते जाओगे, आपका भी समय जाएगा, देन यू कैन, यू नो हाँ, गोइंग ऑन, यू स्टार्ट योर चैंटिंग देन। यस यस यस. अब मेरा या तो आज थैंक यू, इस बार थैंक यू. मिस हो गया, हॉस्पिटल में थी ना साहिबा के पास, हाँ, तो मिस हो गया मेरा तो इस कोई नहीं, आपके पास अभी बड़ी जिम्मेदारी है, उसको टेक केयर कीजिए पहले, We देन are देयर more excited for you than you are, I think. बार। ग्रैंडमदर बन गया. या इट्स अ बिग टाइटल, ग्रैंडमदर इज। मैंने मेरे बेटे को बताया, ही वाज अमेज्ड कि उनका ग्रैंडसन हो गया इतनी जल्दी। मैं कहा, I'm sure she's younger than me. How old are you? 52। Ah, see, I'm शी इज 55. Lucky you. चलिए हम रुकते हैं अभी, जी वी विल सी यू Okay. अगेन टुमारो। शुभम Thank you. भवतु। Shubham Bhavtu.